आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के अपने 918वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है और इस कार्यशाला में हमने अपनी दो दो सामान्य ज्ञान के सवाल पूछने हैं। और इसके लिए हमने चार चार सामान्य ज्ञान के सवाल समूह में मांगे थे, आप सबने दिए हैं। तो आज की सूची में जिन साथियों का नाम है उनका स्वागत है। एक दो साथियों का नाम छूट गया है, मैं क्षमा चाहता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे हमारे भी डॉक्टर मनिका सईकिया जी, जो कि महिला विद्यालय महाविद्यालय नगांव असम से हैं। और आपने असम के काफ़ी बच्चों को हमारे इस पटल पर जोड़ रखा है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और आज के विशिष्ट अतिथि हैं नीलाक्षी कॉलोनी जी, और जो कि कक्षा 7 की छात्रा हैं टनकपुर से। अध्यक्षता करेंगी उर्मिला जेठा जी, और संचालन करेंगे हमारे दोस्त चिन्मयी शर्मा जी, जो कि कक्षा 8 की छात्रा हैं शंकरदेव विद्या निकेतन पूर्णी गोदाम असम से। मैं इस पटल पर जुड़े हुए आदरणीय आकाश आसो सर हमारे बीच जुड़ चुके हैं। सर, आपको प्रणाम है। आप प्रतिदिन हमारे इस पटल पर जुड़ के हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। और आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, प्रवक्ता खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे बीच प्रतिदिन जुड़ते हैं। और इस पटल पर हमारे साथ अन्य जितने भी साथी जुड़े हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबका स्नेह इस पटल पर मिलते रहेगा। बीना गोस्वामी जी हमारे बीच हैं, दीपा कॉलोनी जी हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच गीता राज जी जुड़ चुके हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। और इस पटल पर हमारे बीच संजय जागीर जी राजस्थान से जुड़े हैं, हर्षित पाठक जी। और इस पटल पर कई अभिभावक हमारे बीच जुड़े, मैं सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में हमको दो दो सवाल पूछने हैं। और जैसा कि मैंने व्यक्तिगत तौर से कहा भी, यदि आपका सवाल यद्यपि सवाल किसी ने पूछ दिया हो, तो उस सवाल को आपको दोबारा नहीं पूछना। आपसे कहा गया है कि आप एक दो सवाल अपने लिए रिजर्व पर रखें। जो सवाल आपने पिछली बार पूछे वो नहीं पूछने हैं। तो आप के सवाल का जवाब दूसरे साथी देंगे। अगर उन्होंने सही भी दे दिया है तब भी आपको सही उत्तर की पुष्टि करनी है। यदि गलत दिया हो तब भी सही उत्तर की पुष्टि करनी है। तो आशा है हमारे जो भी साथी सवाल पूछेंगे वो अपने सवाल की सही पुष्टि भी करेंगे अंत में। यही ये ठीक है नहीं करके सही जवाब ये है करके बताएंगे। तो अधिक समय न लेते हुए एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। और कल हमारा अभिभावक सम्मेलन होगा इस पटल पर। और आज सुमित्रा नंदन पंत जी की जन्म दिन है। उनके पैतृक गांव में हम लोग आज दिन भर कार्यक्रम में थे। अभी अभी में हम लोग वहां से लौटे हैं। तो अल्मोड़ा, वैसे उनका जन्म जो हुआ वो कौसानी में हुआ, उनके नैनीहाल में। और उनका गांव जो था पैतृक निवास सुनराकोट। तो आज उनके गांव में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारे साथियों ने आयोजित किया था। तो मैं एक बार पुनः सुमित्रानंदन पंत की जन्मदिन पर आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं और मंच सौंपता हूं अपनी दोस्त चिन्मयी शर्मा जी को। चिन्मयी जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी सर, क्या मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही है? आ रही है, स्वागत है। जी सर, धन्यवाद। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विश्वलक्ष्मी विद्यां देहि नमोस्तुते। परम वंदनीय ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं आप सबके सामने श्री कुमारी चिन्मयी शर्मा, कक्षा 8 की छात्रा, विद्यालय का नाम शंकरदेव विद्या निकेतन पूर्णिकोदाम नगांव असम से सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बाल प्रहरी का 918वां ऑनलाइन कार्यक्रम सामान्य ज्ञान कार्यशाला में सभी का स्वागत है। आज की कार्यशाला के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर मनिका सईकिया मैम। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। कार्यशाला में हमेशा उपस्थित रहने वाले एवं हमें अपने मधुर आशीर्वचनों से प्रेरित करने वाले माननीय उत्तराखंड उप शिक्षा निदेशक आकाश सारस्वत सर जी, जो हमारे इस मंच पर उत्तराखंड देहरादून से जुड़ते हैं रोज, मैं उनको भी बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। तथा इस कार्यशाला में रोज जुड़कर बच्चों को अपने प्रेरणादायक बातों से प्रोत्साहित करने वाले आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर जी, जो बाल प्रहरी के संरक्षक एवं वरिष्ठ साहित्यकार हैं और हमारे साथ अहमदाबाद गुजरात से रोज जुड़ते हैं, मैं आपको भी बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ।
हमें रोज अपनी मधुर टिप्पणियों से उत्साहित करने वाले आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी, जो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से हमारे इस पटल पर हमेशा जुड़ते हैं और अपने टिप्पणियों से सभी बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। मैं आपको भी बहुत बहुत प्रणाम एवं नमन करती हूँ। आज के कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि कुमारी नीलाक्षी कलोनी बहन, जो हमारे साथ कक्षा 7 GN पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से जुड़ी हुई हैं। मैं आपका भी इस कार्यशाला में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष कुमारी उर्मिला जेठा जी, जो कक्षा 8 के छात्रा हैं और राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौड़ा बागेश्वर से जुड़ी हुई हैं, आपका भी इस पटल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो अब मैं आप सबको बताती हूँ कि मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ी। दरअसल हमारा स्कूल जो शंकरदेव विद्या निकेतन पुरनी गोदाम, एक पुरनी गोदाम जो इलाका है वहाँ का एक बहुत ही विख्यात स्कूल है। तो शंकरदेव विद्या निकेतन पुरनी गोदाम में एक दिन एडवर्टाइजमेंट हुआ कि एक कहानी वाचन प्रतियोगिता होने वाला है। कहानी वाचन प्रतियोगिता जिसमें मैंने भाग लिया, उस पे हिंदी कहानी का वाचन करना होता है। यह प्रतियोगिता नागांव गर्ल्स कॉलेज द्वारा यानी बालिका महाविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया था। मैंने उस पर प्रतिभाग लिया था और तभी विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय उदय कराला सर जी जुड़े हुए थे। तो मुझे उस कार्यशाला के उद्योक्ता डॉक्टर मनिका शेकिया मैम जी से आदरणीय किरौला सर जी का नंबर मिला था। तो मैंने उनका नंबर संग्रह किया और उन्हीं के द्वारा मैं बाल प्रहरी के उस संगठन से जुड़ी। तो संचालन करने का मन में तो बहुत पहले से ही मुझे संचालन करने का मन था। जब मैंने पहली बार कार्यशाला में ज्वाइन किया था, पहली मेरी कार्यशाला थी देशभक्ति गायन कार्यशाला। तो मैंने जब पहले उस कार्यशाला में प्रतिभाग किया था, तब मुझे जब जो संचालन कर रही थी उस कार्यशाला का, तभी मेरा मन में यह जन्म हुआ था कि काश मैं भी संचालन कर सकती थी। और एक दिन मुझे यह चांस मिल गया, ये अपॉर्चुनिटी मिल गई मुझे संचालन करने का। तो इसलिए आदरणीय किरौला सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब तक मैं 5-6 बार संचालन कर चुकी हूँ और आज मुझे इस कार्यशाला में एक संचालक बतौर जुड़ने के लिए आदरणीय किरौला सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं बहुत बहुत उनका स्वागत है। तो अब मैं कार्यशाला को शुरू करती हूँ। सबसे पहले आज के कार्यशाला की विशिष्ट अतिथि कुमारी नीलाक्षी कलोनी जी, जो हमारे साथ कक्षा 7 GN पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से जुड़ी हुई हैं। तो बहन, क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कलोनी है। मैं कक्षा 7 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम JN पब्लिक स्कूल टनकपुर जिला चंपावत है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है। तो कार्यशाला की मुख्य अतिथि डॉक्टर मनिका शासकीय बालिका महाविद्यालय नवगांव, मैम आपको मेरा सादर प्रणाम। कार्यक्रम की अध्यक्षता करती हुई मेरी बड़ी दीदी उर्मिला जेठा कक्षा 8 राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौड़ा बागेश्वर से एवं कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी चिन्मय शर्मा कक्षा 8 शंकरदेव विद्या निकेतन पूर्णी गोदाम असम से। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है। तो सामान्य ज्ञान कार्यशाला में हम अपने दो प्रश्न सभी से पूछने होते हैं। तो मैं सबसे पहले आदरणीय उदय किरौला सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज 35वीं बार विशिष्ट अतिथि बनने का मौका दिया। सर, आपका बहुत बहुत आभार। और मैं हम सभी के साथ रोज जुड़ने वाले आदरणीय आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, आपको मेरा सादर प्रणाम। आप हम बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं। आप हमें सभी बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, बहुत ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं और हम सभी बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। तो आपका पुनः बहुत बहुत आभार। एवं आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। सर, आप भी हम बच्चों को बहुत बहुत मार्गदर्शन करते हैं। बहुत सारी इम्पोर्टेंट जो बातें होती हैं, महत्वपूर्ण बातें होती हैं, वो बातें बताते हैं। बहुत सारी चीजें आप हमें बताते हैं जिनसे हम बच्चों का बहुत अच्छा ज्ञान बढ़ता है, जिनसे हम बच्चों का। और
हमारे आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर हम सभी बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं चैट बॉक्स के माध्यम से। सर चैट बॉक्स के माध्यम से हम बच्चों के लिए बहुत अच्छी-अच्छी टिप्पणियाँ लिखते हैं, बहुत ही अच्छी-अच्छी सर हमें वो करते हैं। तो सर आपका भी मेरा साथ देना। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है। तो सामान्य ज्ञान जो होता है वो सभी बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमें सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज जिसे हम कहते हैं, उसकी बहुत अच्छे से शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि जो सामान्य ज्ञान होता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि यहाँ हमारे यहाँ भी एक भारत को जानो प्रतियोगिता हुई थी। तो उसमें हमारे एक पूरी बुक थी, उसको हमें पढ़ना था। उसमें पूरे भारत के बारे में था कि वो कैसा, सब चीज़ें भारत में जो-जो चीज़ें थी वो सारी चीज़ें उसमें थी। तो हमें वो सब पढ़ना था और फिर हमारे स्कूल में पहले उसका रिटन टेस्ट हुआ, तो रिटन टेस्ट हुआ तो उसे लिख के वहाँ से जो टीचर थे वो आए थे, उन्होंने हमारा पेपर लिया। तो हमने वो पेपर दिया और उस पेपर में मैं फर्स्ट आई। फिर हमारा दूसरा बार जो फर्स्ट एंड सेकंड निकले थे, तो उनमें हमें हमारे मतलब टनकपुर में ही दूसरे कोई सी स्कूल में जाना था। फिर वहाँ हमारा ओरल टेस्ट हुआ था, फिर हम वहाँ निकले थे, तो वहाँ भी हम फर्स्ट आए थे। फिर उसके बाद हम खटीमा गए, फिर खटीमा में हमारा टेस्ट हुआ, मतलब ऐसे ही ओरल टेस्ट हुआ, उसके बाद हम उसमें निकले। एंड अब जैसे जुलाई में हमें आगरा जाना है, उसी के उसमें वो मतलब उसी के जनरल नॉलेज के उसमें, तो अभी तक तो जुलाई में वो हमारा अटेम्प्ट होगा। तो सामान्य ज्ञान के बारे में तो हमें भी नॉलेज होनी चाहिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अब हमारा जुलाई में और है वो। तो अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने 2 प्रश्न पूछती हूँ। मेरा पहला प्रश्न ये है कि किस शासक ने रुपया के नाम पहली बार मुद्रा जारी की थी? मैं अपना प्रश्न दोहराती हूँ, किस शासक ने रुपया के नाम पहली बार मुद्रा जारी की थी? इसका सही उत्तर है शेरशाह सूरी। मेरा दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है, भारत में प्रथम संपूर्ण स्वदेशी बैंक कब स्थापित हुआ? मैं अपने प्रश्न को दोहराती हूँ, भारत में प्रथम स्वदेशी बैंक कब स्थापित हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1894 में। धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपके प्रश्न से हमें बहुत कुछ जानकारियाँ मिली। सर्वप्रथम स्वदेशी बैंक कब स्थापित हुआ था? वो 1894 सन में स्थापित हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एवं आपका इसी यात्रा आगे के लिए भी अव्याहत रहे, उसके लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। तो अब मैं आप सभी के सामने कार्यशाला के नियम बताती हूँ। कार्यशाला जब चल रहा हो तब अपना माइक नहीं ऑन करना है, जिसकी वजह से वॉइस कार्यशाला तक चला जाता है और उसके बाद लोगों को डिस्टर्ब होता है। जब कोई अपनी प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं या फिर कुछ बोल रहे हैं, तब अपना माइक और वीडियो नहीं ऑन करना है, जिससे कि उनके बोलने पर डिस्टर्बेंस आ जाती है और उनकी बोली हुई बातों को हम सुन नहीं पाते हैं। तो आशा है सारे प्रतिभागी एवं इस कार्यशाला से जुड़े सभी सुधीजन इस बात का ध्यान रखेंगे। तो कार्यशाला यह हो रहा है सामान्य ज्ञान कार्यशाला। सामान्य ज्ञान होता है, सामान्य ज्ञान विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा परिभाषित किया गया है। किसी भी विषय के बारे में उसकी अर्थनैतिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आदि विभिन्न दिशों की जो ज्ञान होती है, जो महत्वपूर्ण ज्ञान हम अन्वेषण करते हैं, उसी को कहते हैं सामान्य ज्ञान। समाज विज्ञान, साहित्य, संगीत, राजनीति, अर्थनीति आदि विभिन्न विषयों के बहुत ज्ञान है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान असीम है और उन्हीं विषयों के ज्ञान को अन्वेषण करने में हमें पूरा जीवन लग जाता है और हमें मरने समय तक हम शिक्षा का अन्वेषण कर सकते हैं, हम ज्ञान का अन्वेषण कर सकते हैं। तो किसी भी विषय के बारे में उसके सम्यक ज्ञान को ही सामान्य ज्ञान कहते हैं। तो आज उसी के ऊपर आज की कार्यशाला हुई है।
सामान्य ज्ञान कार्यशाला, जो बाल प्रहरी का 918वां कार्यशाला है। यह ऑनलाइन कार्यक्रम प्राय होता ही है। सामान्य ज्ञान कार्यशाला बहुत बार हुआ है बाल प्रहरी के उद्योग में। तो कार्यशाला को अब मैं प्रारंभ करती हूँ। कार्यशाला को प्रारंभ करते हुए मैं आज की कार्यशाला के सबसे पहले प्रतिभागी मेरे बड़े भैया श्री हर्षित चंद्र पाठक, जो हमारे साथ कक्षा 9 विवेकानंद विद्या मंदिर बागेश्वर से जुड़े हुए हैं, तो मैं उनका इस मंच पर स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। भैया, क्या आप यहाँ उपस्थित? जी बहन, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। माँ शारदी को सादर कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम हर्षित चंद्र पाठक है। मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद विद्या मंदिर जनपद बागेश्वर है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की इस कार्यशाला में, सामान्य ज्ञान कार्यशाला में, हम सभी को अपने 2 प्रश्न रखने हैं। तो मैं भी अपने प्रश्न रखूंगा और यह बाल प्रहरी की 918वीं ऑनलाइन कार्यशाला है। तो सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। अतः आज के मुख्य अतिथि श्री डॉक्टर मनीष जी, आपका सादर आमंत्रण है। और इस पटल के बाल प्रहरी के संपादक श्री उदय किरौला सर को मेरा सादर प्रणाम। बाल प्रहरी के संरक्षक आदरणीय डॉक्टर श्याम पलट्स पांडे सर को भी मेरा सादर प्रणाम। तो आज की सामान्य ज्ञान कार्यशाला में मेरे प्रश्न कुछ इस प्रकार है। मेरा प्रथम प्रश्न यह है कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? मैं अपने प्रश्न को दोहराना चाहूंगा। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट। जी, आपका उत्तर सही है। जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था 1776 में। मेरा दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। बुद्ध धर्म कब आरंभ हुआ था? बुद्ध धर्म कब आरंभ हुआ था? जी, इसका आंसर है 563 BC। जी धन्यवाद। आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भैया। आपने बहुत से सुंदर सामान्य ज्ञान के प्रश्न रखे। बौद्ध धर्म का आरंभ कब हुआ था? तो भैया, क्या आप उसका आंसर फिर से दोहरा सकते हैं? जी बहन, बौद्ध धर्म का आरंभ 563 BC में हुआ था और इनके संस्थापक सिद्धार्थ गौतम बुद्ध थे, जिनका जन्म 673 में हुआ था। धन्यवाद भैया। जी धन्यवाद। यह प्रश्न था कि बौद्ध धर्म का आरंभ कब हुआ था। तो बौद्ध धर्म का आरंभ हुआ था 563 BC में। ये मुझे आज पता चला। मैं कई दिनों से ये खोज रही थी कि बौद्ध धर्म का आरंभ कब हुआ था। तो आज मुझे वो जानने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उन्होंने पूछा कि भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था। उसका आविष्कार किया था जेम्स वाट जी ने। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पे स्वागत करती हूँ हमारे अगले प्रतिभागी कुमारी नव्या दीदी, जो हमारे साथ कक्षा 9 जवाहर नवोदय विद्यालय से जुड़ी हुई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है बहन। क्या आप उपस्थित हैं? कुमारी नव्या दीदी कक्षा 9 से। शायद वो किसी कारणवश कार्यशाला में उपस्थित नहीं हो पाई है। तो अब मैं कार्यक्रम के अगले प्रतिभागी कुमारी निशा जी, जो कक्षा 8 की छात्रा है और हमारे साथ राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौड़ा बागेश्वर से जुड़ी हुई है। तो दोस्त, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आपका सादर स्वागत है।
जी धन्यवाद। पटल पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम निशा है, मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा गुरु बागेश्वर है। आज मैं आप सभी से अपने 2 सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछना चाहूंगी, जो इस प्रकार है। उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? मैं अपना प्रश्न दोहराती हूँ। उत्तराखंड के सर्वाधिक एवं सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? इसका उत्तर है चमोली एवं चंपावत। अब मैं अपना दूसरा प्रश्न पूछना चाहती हूँ। राज्य में कितने नगरों में नगर निगम है? मैं अपना प्रश्न दोहराती हूँ। राज्य में कितने नगरों में नगर निगम है? 6। जी बहन, आपका उत्तर सही है, 6। धन्यवाद, शुभ रात्रि। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपने बहुत से सुंदर प्रश्न रखे हमारे आगे, जिससे कि हम बहुत सारी बातें जान पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत करती हूँ उत्तराखंड उप शिक्षा निदेशक आदरणीय श्री आकाश सारस्वत जी, जो हमारे कार्यक्रम में रोज उत्तराखंड देहरादून से जुड़ते हैं और हमें अपने मधुर आशीर्वचनों से प्रोत्साहित करते हैं। तो इस कार्यशाला में मैं सर का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय चिन्मयी। सबसे पहले प्रिय चिन्मयी को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के इस 1000वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला में इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर मनिका सैकिया जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय नीलाक्षी, और इस कार्यक्रम में बेहतरीन संचालन कर रही प्रिय चिन्मयी और अध्यक्षता कर रही प्रिय उर्मिला, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय केरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, समाज सेवी गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यशालाओं में से एक सामान्य ज्ञान कार्यशाला। सामान्य ज्ञान, हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारे प्रदेश में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, ये सब जानने को ही सामान्य ज्ञान कहते हैं। सामान्य ज्ञान की कोई क्षेत्रीय परिधि निश्चित नहीं है। सामान्य ज्ञान में वो सब बातें आती हैं जो कि हमें जाननी चाहिए, और निश्चित रूप से ये किसी एक विशिष्ट समय पर अर्जित भी नहीं किया जा सकता है। ये शने शने धीरे धीरे हम सभी बातों को समझें, जानें, चिंतन करें, तब सामान्य ज्ञान होता है। प्रिय बच्चों, सामान्य ज्ञान के अंतर्गत मानविकी के सारे विषय, वाणिज्य यानी कि कॉमर्स के सारे विषय, विज्ञान के सारे विषय, सभी कुछ आता है। सभी कुछ को मिलाकर खेल, राजनीति, समाज, समुदाय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक, बहुत बड़ा क्षेत्र है। और हम धीरे धीरे जब सीखना शुरू करते हैं तो कई बरस लग जाते हैं हमें सामान्य ज्ञान को ठीक से समझने में। अब ये भी एक प्रश्न आया, एक बच्चे ने प्रश्न किया लोहार चौरा से कि कितने नगरों में नगर निगम है, या ये कहा जाए उत्तराखंड में कितने नगर निगम है, और इसका उत्तर बताया 6। इस उत्तर के विषय में मुझे संशय है, क्योंकि उत्तराखंड के तो मात्र 3 जनपद ही ऐसे हैं, उन्हीं में 6 नगर निगम है। हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर में 6 नगर निगम है। इसके अलावा हल्द्वानी में भी नगर निगम है, इसके अलावा कोटद्वार में भी नगर निगम है, और मुझे लगता है श्रीनगर में भी नगर निगम की घोषणा हुई है। तो इसके उत्तर पर भी पुनर्विचार की आवश्यकता है। बड़ा सोच समझकर प्रश्न बच्चे तैयार करें, ये बड़ा ऑथेंटिक मंच है, और उनके अभिभावक और उनके शिक्षक उसको चेक करें
कि जो बताया जा रहा है क्या वो सही है। तो मेरी जानकारी में मुझे लगता है 9 नगर निगम है, तो ये सोचना पड़ेगा कि ये 6 की संख्या कहाँ से आई। और यदि हम 6 की संख्या की बात करते हैं तो मुझे लगता है यदि ये सवाल 10 वर्ष पहले पूछा जाता तो हो सकता है 6 थे। तो बड़ा सोच समझ कर प्रश्न देखें और उन प्रश्नों को अपने आप ही किताब और गाइडों की मदद से तैयार न करके अपने माता पिता और अपने शिक्षकों की मदद लेके और प्रश्नों को तैयार करें, तब कार्यशाला में पूछें। तो मुझे लगता है कि बेहतर सवाल पूछे जा सकेंगे। बाल प्रहरी की कार्यशालाएं बड़ी महत्वपूर्ण कार्यशालाएं हैं, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित हैं और निश्चित रूप से पिछले 3 सालों में जो बच्चों में विकास दिखाई दे रहा है, इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण में तो प्रिय चिन्मयी आती है, जो कि गैर हिंदी भाषी क्षेत्र की बच्ची है, बालिका है, और कितना अच्छा हिंदी में संचालन कर रही है। तो मैं तो इसको भी इस मंच की एक सफलता के रूप में देखता हूँ, एक सफल कहानी के रूप में देखता हूँ कि हमारे गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे भी न केवल बेहतरीन हिंदी बोल रहे हैं, अभी तो इतना उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है कि वो संचालन भी कर रहे हैं। वास्तव में ये मंच देखकर याद आता है जैसे कविवर बिहारी के बारे में कहा जाता है, जो मात्र 700 दोहे लिखकर हिंदी साहित्य में अमर हो गए। एक कवि ने उनके बारे में जो कहा है, मुझे तो बिल्कुल वो इस कार्यशाला के बारे में भी सही दिखाई देता है। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। वास्तव में बड़े दूरगामी और बड़े सकारात्मक और बड़े बेहतरीन परिणाम इन मंच की कार्यशालाओं से आने लगे हैं। मात्र 3 साल के अंदर ही चमत्कारिक परिणाम दिखाई दे रहे हैं और इसके लिए पूरी तरह मैं श्रेय देना चाहूंगा नंबर 1 पर श्री उदय किरोला जी, जो प्राणपण से लगे हैं, और उसके बाद समस्त बच्चे, उनके अभिभावक और साथ में उनके शिक्षकगण, ये चारों लोग बहुत ही बधाई के पात्र हैं। वास्तव में ये एक महायज्ञ के रूप में है, कार्यशाला नहीं है बल्कि एक महायज्ञ है, जिसकी रोज एक आहुतियां, डेली आहुतियां पड़ती हैं। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित में सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं कर पाते, उन्हें जीवन बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के तरह सामान्य ज्ञान की जानकारी, साहित्य की जानकारी और महापुरुषों के जीवन चरित्र को न केवल पढ़ना, अपितु उनके जीवन मूल्यों से प्रेरणा लेते हुए उनके जीवन मूल्यों को अपने आचरण में डालना निश्चित रूप से हमें जीवन में आगे बढ़ाने में बहुत ही सहयोगी होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए और सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए अंत में संत कवि कबीरदास जी की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, साथ ही ज्ञान की नदी बहा लाए। आदरणीय सारस्वत सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। आपने हमें सामान्य ज्ञान के बारे में विस्तार पूर्वक बताया तथा हमें अपने मधुर आशीर्वचनों से प्रेरित किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सारस्वत सर। तो कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे अगले प्रतिभागी कुमारी अपेक्षा राज, जो हमारे साथ कक्षा 7 कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा से जुड़ी हुई हैं, मैं उनका इस मंच पटल पर स्वागत करती हूँ। तो बहन, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं अपेक्षा राज कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, तो मैं आप सभी के सामने 2 प्रश्न प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो मेरा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, इसरो का पूरा नाम क्या है?
मैं अपना प्रश्न वापस दोहराती हूँ। इसरो का पूरा नाम क्या है? इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस इंडियन स्पेस रिसर्च रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस जी, रिसर्च आपका ऑर्गेनाइजेशन। उत्तर बिल्कुल सही है। इसरो की पूरा नाम है, इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरा दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी है? मैं अपना प्रश्न वापस दोहराती हूँ। प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी है? तो इसका उत्तर है रुडयार्ड किपलिंग। धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपने हमें बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछे और एवं बहुत ही मनोग्राही प्रश्न पूछे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कार्यशाला को आगे बढ़ाती हूँ। कार्यशाला के अगले प्रतिभागी कुमारी डिम्पल, जो हमारे साथ कक्षा 6 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बेनीवालों की ढाणी राजस्थान से जुड़ी हुई हैं। तो बहन को क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम डिम्पल, मैं कक्षा 6 की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बेनीवालों की ढाणी, मंगले की बेरी, अडेल, बाड़मेर। मैं मेरे 2 प्रश्न प्रस्तुत करती हूँ। मेरा पहला प्रश्न ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य फसल क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य फसल क्या थी? कृपया अपने प्रश्न को फिर से दोहराएं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य फसल क्या थी? इसका उत्तर है गेहूं व जौ। अब मैं अपना मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? इसका उत्तर है प्रेमलता अग्रवाल। धन्यवाद। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने बहुत से सुंदर प्रश्न हमें पूछे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? बड़ा ही मनोग्राही प्रश्न। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभेच्छा और शुभकामनाएं। तो कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं हमारे कार्यशाला की माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर मनिका शैकिया मैम जी, जो बालिका महाविद्यालय नगा असम से हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं। मैम, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं इस पटल पर उपस्थित सुधीजनों का सादर अभिनंदन करती हूँ। आज सुमित्रानंदन पंत जी के जन्म जयंती है और इस अवसर पर मैं इस महान विभूति को सादर नमन करती हूँ। आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, हमारे आदरणीय उदय किरोला जी, अशोक कुमार नेगी जी, सरस्वत जी, सभी को सादर नमन, अभिनंदन। आज के इस कार्यशाला में विशिष्ट अतिथि के रूप में नीलाक्षी कॉलोनी जी उपस्थित हैं और कक्षा 8वीं की छात्रा कुमारी उर्मिला जेठा जी, जो अध्यक्ष के का आसन सुशोभित कर रही है। सबको बहुत ढेर सारा स्नेह। आज किरोला जी ने मुझे इस सामान्य ज्ञान कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने का अवसर दिया। इसके लिए मैं किरोला जी का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। और जैसा कि हमारे
ये हमारे जो संचालिका है, इन्होंने बताया कि इनको हमने ही एक अवसर दिया था एक कहानी वाचन प्रतियोगिता में भाग लेने का। हमारा उद्देश्य ही यही था कि ऐसे बच्चे जिसके अंदर प्रतिभा तो है लेकिन उनको सामने लाना जरूरी है, उनके लिए ही ऐसा कार्यक्रम हमने रखा था। और उसमें हमारे असम के क्लास 10वीं तक, 5वीं से लेकर 10वीं तक के विद्यार्थियों ने सहभागिता की थी। और इसी कार्यक्रम में आदरणीय उदय किरोला जी मुख्य अतिथि के रूप में आए थे और बच्चों का हौसला बढ़ाया था। और हमारे यहाँ के ढेर सारे बच्चों को उन्होंने चयन किया था उनके इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। 918वां जो आज का कार्यक्रम है, यह कोई कम बात नहीं है। और इसके लिए जो आदरणीय उदय किरोला जी को मैं फिर से अभिनंदन करती हूँ। इस तरह भारत के प्रायः सभी प्रांतों के बच्चों को एकत्रित करके उन्होंने जो सफल प्रयास किया है, और विशेष रूप से बच्चों को एक दूसरे के साथ मिलने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए और भारत के विभिन्न प्रांतों के विषय में इतने अच्छी तरह समझने के लिए का जो अवसर प्रदान किया है, वह बहुत ही सराहनीय कार्य है। और यह कार्यक्रम ऐसे ही बना रहे, यही शुभेच्छा है। अब बच्चों ने बहुत बेहतरीन सवाल किए हैं, कर रहे हैं। अब इसी से उनका ज्ञान वर्धन होगा। और इसी बीच हमारे आदरणीय श्याम पलट पांडे, अशोक कुमार नेगी, सरस्वत जी आदि आकर बच्चों को जिस तरह हौसला बढ़ाते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, वह भी बहुत सराहनीय है। और उनको सुनने के लिए ही कभी कभी मैं यहाँ जुड़ जाती हूँ, क्योंकि उनसे भी हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। और जो भी हो, बच्चों को अनेक शुभकामनाएं। इस तरह का कार्यक्रम में आगे भी भाग लेते रहे, जिससे उनका मनोबल भी बढ़ता है और उनका ज्ञान वर्धन भी होता है। उनका बोलने का जो कौशल है पब्लिक मंच पर, वह भी विकसित होता है। और मैं सिर्फ एक आदरणीय किरोला जी से एक अनुरोध करना चाहूंगी कि अगले 15 अगस्त को एक ऐसा कार्यक्रम रखें जिससे हमारे स्थानीय वीर वीरांगनाओं के विषय में भी जानकारी हो सके। हमारी किताबों में जो हम पढ़ते आ रहे हैं, वही पढ़ते रहे हैं। जब हम बच्चे थे तभी पढ़े हैं, अभी पढ़ते हैं। और यही एक बहुत उज्जवल मंच है, बेहतरीन मंच है, जिसमें भारत के विभिन्न प्रांतों के स्थानीय लोकल वीर वीरांगनाओं के विषय में हम जान पाएंगे। दे दी तूने आजादी, बिना खड़ग बिना ढाल, सिर्फ यही, इसी से हमें स्वाधीनता नहीं मिली थी, और भी वीर वीरांगनाओं की वजह से हमें स्वाधीनता मिली थी। और उनको भी बच्चों को हो रही है ना, अच्छा सर, हाँ, वीर वीरांगनाओं के बारे में हम जान पाएंगे। और यही मैं उदय किरोला जी से बहुत आग्रह करती हूँ, आगामी 15 अगस्त को ऐसा कार्यक्रम रखें जिसमें हम सभी बच्चे अपने अपने इलाके के जो अनसुनी कहानियां हैं वीर वीरांगनाओं की, उनके बारे में बता सके, और जिससे बच्चों को और भी प्रेरणा मिल सकती है। तो बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और बेहतरीन सवाल सुनने के लिए। और मैं यहाँ बनी रहूंगी। और सबको अनेक अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मैम। आपकी बातों से बढ़ा हमारा ज्ञान, आपकी बातों से बढ़ा हमारा ज्ञान,
आपने कार्यक्रम को किया सबसे महान। आपने कार्यक्रम को किया सबसे महान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय शैकिया मैम। आपकी वजह से ही मुझे ये चांस मिला था बाल प्रहरी से जुड़ने के लिए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने एक प्रस्ताव भी दिया आदरणीय कराला सर जी को 15 अगस्त को एक ऐसी कार्यशाला रखने के लिए जिससे कि हमें विभिन्न राज्य के विभिन्न प्रांतों के या फिर इस पूरे देश के ही विभिन्न राज्यों के वीर वीरांगनाओं की अनसुनी कहानियों के बारे में जान पाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने सुंदर आशीर्वचनों से हमारा उत्साह वर्धन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे कार्यक्रम के अगले प्रतिभागी कुमारी राशि बुटौला, जो हमारे साथ कक्षा 8 राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचौड़ा बागेश्वर से जुड़ी हुई हैं। तो बहन क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? जी बहन, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। पटल पर उपस्थित सभी गुरुजनों एवं भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम राशि बुटोला, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचौड़ा गरुड़ बागेश्वर है। जैसे कि आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, तो मैं आज आपसे 2 जीके के सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मेरा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। मतविलास प्रहसन की रचना किसने की थी? मैं अपना प्रश्न दोबारा दोहराती हूँ। मतविलास प्रहसन की रचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है महेंद्र वर्मन। तो मेरा दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना किसने की? मैं अपना प्रश्न दोबारा दोहराती हूँ। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर है भीमलम पंचम ने। जी धन्यवाद, शुभ रात्रि। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने ऐसे 2 प्रश्न रखे जिससे हमारा थोड़ा बहुत ज्ञान वर्धन हुआ। आपका धन्यवाद। तो अब मैं हमारे कार्यशाला के अगले प्रतिभागी कुमारी जियापन कक्षा 7 विवेकानंद इंटर कॉलेज गंगोली हाट पिथौरागढ़ से। तो बहन क्या आप यहाँ? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं कैमरा इसलिए नहीं खोल लिया, हमारे वहाँ लाइट नहीं है। तो सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जियापन है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद इंटर कॉलेज गंगोली हाट है। तो मैं आज आपको 2 प्रश्न बताने वाली हूँ। फर्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे मध्य प्रदेश। राजस्थान। हाँ। दूसरा प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। सही। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हमारे समक्ष रखी। तो कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे कार्यशाला के अगले प्रतिभागी श्री अहम कुमार, जो हमारे साथ कक्षा 9 पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बड़वानी मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। तो भैया क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? नमस्कार सभी को। एक्चुअली अहम अभी कोचिंग गया हुआ है, तो क्या आप उसका लास्ट में करवा सकते हैं? अभी वो आ जाएगा। कोई बात नहीं। जी ठीक है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यशाला के अगले प्रतिभागी कुमारी दर्शिका, जो हमारे इस पटल पे कक्षा 6 राजकीय जूनियर हाई स्कूल चितार अल्मोड़ा से जुड़े हुए हैं। तो बहन क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? कुमारी दर्शिका कक्षा 6 से। तो शायद किसी कारणवश वो कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पा रही हैं। तो अब मैं हमारे कार्यशाला के अगले प्रतिभागी श्री सुरेंद्र चौधरी जी, जो हमारे साथ कक्षा 6 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बेनीवालों की ढानी राजस्थान से जुड़े हुए हैं। तो क्या आप यहाँ उपस्थित हैं?
श्री सुरेंद्र चौधरी कक्षा 6 से। सुरेंद्र बोल। जी, आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जी सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम कार्यक्रम में स्वागत करते हैं आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर जी को, जो हमारे साथ अहमदाबाद गुजरात से रोज कार्यक्रम में जुड़ते हैं। वो बाल प्रहरी के संरक्षक तथा वरिष्ठ साहित्यकार हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। मेरी आवाज आ रही चिन्मयी जी? जी सर, आ रही है। अच्छा, बहुत बहुत बधाई आपको सुंदर संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए, त्रुटिहीन संचालन के लिए, कुशल संचालन के लिए। और आज बहुत दिनों बाद आप जुड़ी और आपका नेट भी काम कर रहा है, वाईफाई भी काम कर रहा है, कहीं बाधा नहीं आ रही है। बहुत सुंदर संचालन कर। बीच बीच में आपने बहुत जुड़ने का प्रयास किया कई बार, लेकिन मैंने देखा नेट की बाधा आई और आप जुड़ते जुड़ते रह गए, जुड़ नहीं पाए। तो सुंदर संचालन के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। और अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपने सामान्य ज्ञान के 2 सवाल हमसे पूछें। चिन्मयी जी। जी सर, धन्यवाद। जैसे कि आप सबके सामने मैंने अपना परिचय दे दिया है, तो अब मैं ज्यादा देर न करते हुए आप सबके समक्ष सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न पूछती हूँ। तो मेरा पहला प्रश्न है, जन गण मन जो हमारा राष्ट्रीय संगीत है हमारे देश का, उसको कब राष्ट्रीय संगीत के रूप में स्वीकृति मिली थी? 1915 26 जनवरी। जी, आपका उत्तर सही है। जनगण मन राष्ट्रीय संगीत के रूप में 24 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली थी। तो अब मैं अपना दूसरा प्रश्न आप सबसे पूछती हूँ। प्रति मिनट में हमारा जो शरीर का दिल, हमारा जो हार्ट बीट है, वो कितनी बार धड़कता है? 22। 72। 72 टाइम्स। 72। जी, आप सभी का धन्यवाद, आपने सही उत्तर दी है। प्रति मिनट में हमारे शरीर का दिल यानी हार्ट बीट 72 बार धड़कती है। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर प्रश्न पूछे आपने, एक तो जनगण मन के बारे में, और दूसरा 1 मिनट में हमारी हार्ट कितनी बार धड़कता है, और ये हमें जानना चाहिए। और डॉक्टर्स हम देखते हैं जब कभी बीमार होते हैं, कोई बीमार होता है, उसके साथ जाते हैं, डॉक्टर हमारे हाथ की नब्ज देख करके और पता लगा लेते हैं। वैसे तो आला भी लगाते हैं, लेकिन हार्ट बीट से भी उनको पता चल जाता है कहीं ना कहीं कोई समस्या है। और बड़ा पुराना तरीका है हमारे यहाँ। नाड़ी तंत्र था, नाड़ी विज्ञान है, जो भारतीय चिकित्सा, जो प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति का एक महत्वपूर्ण अंग है। उसके अनेक विशेषज्ञ में बनारस रहा तो बनारस से मिले, और एक साहब तो सूरदास थे, अंधे थे, उसके बावजूद ये नाड़ी देख करके बहुत सारी चीजें बता देते थे, पिछले जन्म का, इस जन्म का, बीमारियां, आगे का क्या होना है, सब उनको ज्ञान था। तो नाड़ी विज्ञान हमारे यहाँ बड़ा विकसित विज्ञान रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे खत्म हो गया है। उसको एलोपैथी ने, सारे जो चिकित्सा पद्धतियां हैं वो सबसे ऊपर आ गई है एलोपैथी, और उसमें भी सर्जरी सबसे ऊपर है। तो बहुत सुंदर प्रश्न पूछे चिन्मयी जी, बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको, दोहरी हार्दिक बधाई। एक तो सुंदर संचालन के लिए, दूसरा अच्छे, रोचक और ज्ञानवर्धक प्रश्न पूछना। आज के हमारे इस कार्यक्रम में कुल 13 बच्चों को प्रतिभाग करना है, और 2 सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछने थे, उनका सही उत्तर भी देना था। बच्चों ने बड़े सुंदर प्रश्न पूछे। बुद्ध धर्म का आरंभ कब हुआ? अब ये बच्चों को याद था 563 BC। इसी तरह से जेम्स वाट, जो पहला भाप का इंजन किसने आविष्कार किया? जेम्स वाट ने किया।
फिर हमारे यहाँ सबसे छोटे जिला कौन सा है, और कितने नगर निगम हैं। लेकिन सवाल जब हम पूछें तो ध्यान रखें कि सबसे छोटा जिला कोई एक होगा, दो एक जैसे क्षेत्रफल वाले दो जिले संभवतः नहीं होते, मेरी जानकारी में नहीं। अगर उत्तराखंड में है तो मेरी जानकारी इसकी नहीं है, क्योंकि ये हमेशा देखा जाता है कि सबसे छोटे क्षेत्रफल वाला जिला, गांव, क्षेत्र एक ही होता है, बराबर दो जिले बराबर नहीं होते। इसी तरह से एक बच्चे ने प्रश्न पूछा, सबसे बड़ा पर्वत कौन है दुनिया का? अब उसका उत्तर दिया माउंट एवरेस्ट। पर्वत नहीं है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दुनिया की, जो 29,000 फीट से अधिक ऊंची और लगातार बढ़ रही है। हिमालय जो है, हिमालय पहाड़ हमारा सबसे मोड़दार पर्वत है, होल्डिंग माउंटेन है, और ये लगातार इसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है, बड़ी धीमी गति से बढ़ रही है। धरती पर जो प्लेट्स हैं उनमें हलचल जब होती है तो हमारे यहाँ भूकंप आता है, और उन्हीं के आगे पीछे होने में ऊंचाई भी बढ़ती जा रही है हिमालय। तो ये पूछना चाहिए कि दुनिया की कौन सी पर्वत चोटी सबसे ऊंची, सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम बताइए। और उसमें माउंट एवरेस्ट आती है, जिसको नेपाल में सागर माथा कहते हैं, और अंग्रेजी माउंट एवरेस्ट है ही है। तो बहुत बहुत सभी प्रतिभागियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। बहुत सुंदर प्रश्न पूछे, जानकारी में वृद्धि हुई, बहुत सुंदर। और मैं दो सवाल मैं भी पूछ लेता हूँ, वो भारत से जुड़े हुए हैं, एक आपको उत्तर देना है। हमारे भारत में कुल कितने राज्य हैं इस समय? 28। 28 हाँ, वेरी गुड। 28 राज्य हैं, बिल्कुल सही है। इसके पहले 29 थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को जब तोड़ करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया तो फिर 28 रह गए, उसके पहले 29 थे। और हमारे देश में कुल कितनी केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज कितनी? 9। कितनी है? 8। ये 8 हैं। तो हमने गूगल पर देखा और जगह देखा तो 8 मिला है। तो 8 हमारे यहाँ केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य। इसमें राज्य में तो कोई शक शुबे की संभावना नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश में हो सकते हो, आप लोग देख लीजिएगा। मैं सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हुए आगे बढ़ता हूँ। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी उर्मिला जेठा कर रही हैं, जो कक्षा 8 की छात्रा है, राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा बागेश्वर। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, अध्यक्ष बनने के लिए बधाई देता हूँ। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और उर्मिला जी अपने जो समान ज्ञान से के प्रश्न भी पूछेंगे। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी नीलाक्षी कलोनी है, कक्षा 7 की छात्रा है, टनकपुर चंपावत से, और उन्होंने अपना विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य तो दिया ही, साथ ही उन्होंने अपने सवाल भी पूछे कि रुपए को मुद्रा के रूप में किसने सबसे पहले चलाया। और हमें से बहुतों को नहीं मालूम है, और जैसा उन्होंने बताया कि शेर शाह सूरी, हुमायूं के बाद हुमायूं जो मुगल बादशाह था उसको हराकर शेर शाह सूरी दिल्ली के तख्त पर बैठे थे, दिल्ली के बादशाह बने थे, सुल्तान बने थे, और उन्होंने बड़े काम कराए। जो जीटी रोड है, सबसे बड़ी रोड है जो काबुल, वहां से पाकिस्तान से लेकर, लाहौर से लेकर और आगे से चलकर ढाका तक जाती थी, उसका निर्माण उन्होंने कराया, तो उसका नाम शेरशाह सूरी मार्ग भी रख दिया गया। इसी तरह से उन्होंने बड़े ही महत्वपूर्ण काम किए थे, जैसे खेतों को उन्होंने पैमाना कराया था, उनकी श्रेणियां बनाई थी, और उस आधार पर माल गुजारी या खेतों का रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू उन्होंने निश्चित किया था। मगर वो 5 साल ही रहे और एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। तो रुपये का आविष्कार उन्होंने किया। रुपये को उन्होंने, शेरशाह सूरी ने पहली बार अपने यहाँ की मुद्रा बनाई, और प्रथम स्वदेशी बैंक के बारे में
नीलाक्षी जी ने बताया कि 1894 में ये बैंक स्थापित हुआ, लेकिन इसका नाम क्या है ये नहीं बताया, नाम मुझे भी नहीं मालूम। हम देखेंगे कि उसका नाम क्या था और प्रथम बैंक कौन सा। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ और नीलाक्षी कॉलोनी को सुंदर वक्तव्य के लिए, विशेषज्ञ बनने के लिए और अच्छे सवाल पूछने के लिए, जिनका उत्तर हम में से बहुतों को नहीं आता था और अब आ गया। और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि एक रजिस्टर जरूर रखा करें और जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको उसमें नोट करते जाएं। कुछ चीजें सामान्य ज्ञान में स्थिर होती हैं और कुछ चीजें बदलती रहती हैं। जैसे प्रधानमंत्री कौन है, जिला अधिकारी कौन है, जिला अध्यक्ष कौन है, कितने कारपोरेशन हैं, तो ये सब बदलते रहते हैं। जनसंख्या है बदलती रहती है। जैसे अभी आज से 2 साल पहले तक चीन दुनिया का सबसे जनसंख्या वाला देश, लेकिन अभी भारत बन गया है सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। तो ये चीजें बदलती रहती हैं, उसे हम नोट करते जाएं। आज की हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर मनिका शैकिया जी हैं, जो बालिका महाविद्यालय नौगांव असम से, और आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हमारे बीच बनी हुई हैं। हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और केरोला जी जब मुख्य अतिथि के रूप में वहां गए थे तो उसकी उन्होंने चर्चा की और उसका बताया कि उससे वहां के बच्चों को बड़ी प्रेरणा मिली। उन्होंने आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने पारंपरिक कार्यक्रमों की बहुत प्रशंसा की, बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, संचालन की सराहना की और ये बताया कि ये जो कार्यशालाएं बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें बच्चों को बोलने का कौशल जरूर डेवलप करना चाहिए, विकसित करना चाहिए। आप जानकारी कितनी भी हो, लेकिन अगर आप में बोलने का कौशल नहीं है तो आपकी जानकारी, आपका सब कुछ धरा रह जाएगा, बेकार। तो बोलने का कौशल बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और एक सुझाव दिया मुख्य अतिथि महोदया ने कि 15 अगस्त को जो अगली कार्यशाला आदरणीय केरोला जी रखें तो उसमें बच्चों के लिए ये कर दें कि अपने स्थान के स्थानीय वीर या वीरांगनाओं के नाम बताएं। जो अगर कोई उत्तर प्रदेश का है, लखनऊ का है, कोई मध्य प्रदेश का है, भोपाल का, या पूरे मध्य प्रदेश का ले सकते हैं, राजस्थान है, राजस्थान तो भरा पड़ा है वीर वीरांगनाओं से, तो उनके नाम बताएं। तो उनको स्थानीयता की, या असम है, असम में बड़े महत्वपूर्ण लोग हुए हैं इनके बारे में मुझे जानकारी नहीं, तो सबकी जानकारी उससे बढ़ेगी। मैं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया के सुझावों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और सिफारिश करता हूँ केरोला जी इनके इस सुझाव को कार्य रूप में परिणत करेंगे। मैं मुख्य अतिथि महोदया के प्रति एक बार और बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आकाश सारस्वत जी प्रतिप्रत जुड़ते हैं, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ। और उन्होंने बताया कि सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का कार्यक्रम जो है, सामान्य ज्ञान कार्यक्रम जो है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्यशालाओं में से एक है और इतना व्यापक है सामान्य ज्ञान, हर विषय का अपना सामान्य ज्ञान, विज्ञान हो, साहित्य हो, राजनीति शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, सबका अपना। अर्थशास्त्र में आ गया कि रुपए का सबसे पहले चलन मुद्रा के रूप में किसने किया, ये तो अर्थशास्त्र की बात है, या बैंकिंग की बात है। तो इस तरह से बहुत ही व्यापक इसका क्षेत्र है और ये कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। आपको सामान्य ज्ञान, हर स्तर पर सामान्य ज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। जब भी किसी प्रतियोगिता में आप जाएंगे, बैठेंगे, कहीं भी हो, आपसे सामान्य ज्ञान के सवाल जरूर पूछे जाए। आदरणीय सरस्वती जी ने बताया कि ये कार्यशालाएं बड़ी दूरगामी और सकारात्मक परिणाम वाली कार्यशाला, लेकिन बच्चों का जो केंद्र है, फोकस है, वो होना चाहिए पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। नियमित और सतत अध्ययन करें
महापुरुषों की जीवनी पढ़ें, सामान्य ज्ञान पढ़ें, और जीवनी में अगर कुछ अच्छा लग रहा है, उनको लग रहा है कि हम उतार सकते हैं, तो अपने जीवन में उतार लें, आचरण में उतार लें। आदरणीय सरस्वती जी के प्रणोदय उद्बोधन के लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। साथियों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक मान्यकी जी कृतज्ञ, उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है और उनकी सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियों की बच्चे प्रतीक्षा करते रहते हैं, वो बच्चों को मनोबल बढ़ाते हैं। जैसे मेरे लिए टिप्पणी आ गई, मैं उनको सादर नमन करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और अपने आशीर्वचन में वो हमेशा कोई ना कोई नया विश्लेषण देते हैं, और बच्चों को तब तक रुकना चाहिए जब तक उनका आशीर्वचन न हो जाए। ये नहीं कि अपने कार्यक्रम में अपना प्रतिभाग कर लिया उसके बाद छोड़ दिया। आप रुकिए, सुनिए, आपकी जानकारी बढ़ेगी। आदरणीय डॉक्टर निगी जी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथियों, उन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामुआ मिठी, उत्तर प्रदेश; आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी; आदरणीय दीपा कलोनी मैडम; आदरणीय संजय जांगड़ जी, राजस्थान से; आदरणीय भगवती बुटौला मैडम; आदरणीय उमेश जोशी जी; आदरणीय अरुणा श्रीवास्तव मैडम, संभवतः बड़वानी से जुड़ी हुई हैं; आदरणीय ज्योति शाह मैडम; आदरणीय सरोजिनी कुलकर्णी मैडम; आदरणीय शोभा विश्व मैडम; आदरणीय रजनी बाला मैडम, और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले नए विद्वान शिक्षक और विशेष शिक्षक। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर कार्यक्रमों को चार चांद लगा देते हैं, नई गरिमा प्रदान करते हैं। हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगा। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार करते हैं। मित्रों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य है, और अभिभावक की महत्वपूर्ण कड़ी है जो बच्चों को इन मंचों से जोड़े। खास तौर से बात करें, तमाम बच्चे आए और चले गए, 1000 से अधिक बच्चे, लगभग 3000 से अधिक बच्चे इससे जुड़े। नए नए बच्चे आ रहे हैं, राजस्थान से बच्चे आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से बच्चे आ रहे हैं और प्रांतों से। तो बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में इन कार्यशालाओं का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, और मैं उन अभिभावकों को सादर नमन करता हूँ, उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ जो अपने बच्चों को इन कार्यशालाओं से जोड़। उनके बच्चों के व्यक्तित्व में निश्चित रूप से बहुमुखी विकास होगा, इस बात का मैं गारंटी देता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधार बिंदु, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का साथ जीवन जीने वाले आदरणीय करोला जी, जो एक के बाद एक सरस, रोचक, ज्ञानवर्धक और मनभावन कार्यक्रम करते जा रहे हैं। अब सामान्य ज्ञान कार्यशाला बच्चों के लिए बड़ा पसंदीदा कार्यक्रम है। 4 प्रश्न उन्होंने देख लिए, कहीं से भी गूगल से या कहीं से भी आपने सर्च कर लिए, और सर्च करके आपने उसको डाल दिया प्रतिभाग के लिए और प्रतिभाग कर लिया, और आपने वो प्रश्न पूछे और उनका उत्तर भी दिया। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, और आप जुड़ रहे हैं। क्योंकि इसमें आज तो 13 बच्चों भाग ले रहे हैं, कुछ बच्चे भी नहीं जुड़ पाए हैं, तो वो जो प्रश्न पूछते हैं उसको भी आप नोट करते जाएं, उत्तर नोट करते जाएं, और उत्तर को एक बार जाकर अपने उसमें देख भी लें। जैसे भारत में जैसे पर्वतमाला, पर्वत शिखर के बारे में पूछना था, लेकिन एक चीज आपको और बताऊं कि दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में एक भारत में अरावली पर्वत श्रृंखला, जो 4-5 राज्यों को स्पर्श करती है। उसमें गुजरात भी आता है, उसमें राजस्थान है, मुख्यतः राजस्थान है, उसमें दिल्ली भी है, तो हरियाणा भी है। इस तरह से जो कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, और उसको तो बहुत ही अभागी पर्वत श्रृंखला कहते हैं, क्योंकि मानसून के बादलों को रोक नहीं पाती, इसकी ऊंचाई कम है, और इसीलिए राजस्थान में पानी नहीं बरस पाता है। तो इस तरह का विश्लेषण हुआ है। आदरणीय करोला जी के इन प्रयासों को मैं कोटशा नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और अधिक समय लेकर अपने वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रही है कुमारी चिन्मयी शर्मा को मैं सौंपता हूँ, जो आगे का संचालन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। चिन्मयी जी। जी सर, मधुर वचनों का हुआ समाहार,
मधुर वचनों का हुआ समाहार, आप हैं इस कार्यक्रम का अपूर्व आधार। आप हैं इस कार्यक्रम का अपूर्व आधार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पांडे सर, आपने हमें अपने सुंदर आशीर्वचनों से प्रेरित किया तथा अपने सभी प्रतिभागियों के पूछे गए प्रश्नों का आलोकपात किया तथा उनका आलोचना करके हमें बहुत सारी जानकारियां दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ कुमारी इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रही कुमारी उर्मिला जेठा जी, जो हमारे साथ कक्षा 8 राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौड़ा बागेश्वर से जुड़ी हुई है। तो जी, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बहनों, उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आपका स्वागत है। बाल प्रहरी संपादक आदरणीय उदय किरोला सर जी, आपको मेरा नमस्कार। उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड आदरणीय आकाश सारस्वत सर जी, आपको भी मेरा नमस्कार। बाल प्रहरी संरक्षण आदरणीय श्याम पलट पांडे सर जी, आपको भी मेरा नमस्कार। और अच्छी टिप्पणियों से हमारा मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी, आपको भी मेरा नमस्कार। मुख्य अतिथि डॉक्टर मनिका सारिका मैम जी, बालिका महाविद्यालय नंगांव असम से, आपको भी मेरा नमस्कार। विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 7 JN पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से संचालक कर रही मेरी बहन चिन्मयी शर्मा कक्षा 8 शंकर देव विद्या निकेतन प्रणाली गोदाम असम से, और सभी गुरुजनों, अभिभावकों एवं मेरे प्यारे भाई बहनों, आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला के हेतु मैं भी अपने सामान्य ज्ञान कार्यशाला में अपनी 2 क्वेश्चन पूछूंगी। मेरा पहला क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम। जी भाई, आपका आंसर सही है, असम। गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? मैं अपना क्वेश्चन दोबारा से दोहराऊंगी। गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 2003 से। 1985। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी दोस्त, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूछा कि बिहू कौन से राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम का है। और आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न उपस्थापन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं कार्यशाला के छूटे हुए प्रतिभागियों को आमंत्रित करती हूँ। तो छूटे हुए प्रतिभागियों में कुमारी नव्या दीदी, जो कक्षा 9 जवाहर नवोदय विद्यालय से जुड़ी हुई है। तो बहन, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? कुमारी नव्या दीदी, कक्षा 9 से। शायद किसी कारणवश वो कार्यशाला में उपस्थित नहीं हो पाए हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कुमारी अपेक्षा राज, जो कक्षा 7 की छात्रा है, कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहट अल्मोड़ा से जुड़ी हैं। तो बहन, का क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? केवल नाम लेते जाएं, आगे नाम लेते जाएं बस। जी सर, ठीक है। अगले प्रतिभागी कुमारी डिम्पल, कक्षा 6 की छात्रा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? शायद किसी कारणवश वो भी उपस्थित नहीं है। तो अब मैं अगले छूटे हुए साथी कुमारी राशि बुटौला जी, कक्षा 8 की, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? शायद वो भी उपस्थित नहीं हो पाई है किसी कारणवश। तो अब मैं कार्यशाला के छूटे हुए साथी कुमारी जियापन जी, उनको बुला लिया गया है, माफ कीजिएगा। श्री अहम कुमार, कक्षा 9, क्या जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सभी उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अहम कुमार है।
छात्र हूँ। जैसे कि आज हम सभी को पता है कि आज सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न पूछने हैं। मैं आपसे सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, सबसे पहले किस जानवर ने चाँद पर कदम रखा था? बंदर। कुत्ता। कुत्ता। ये आपका उत्तर सही है। नीला का कुत्ते ने सबसे पहले चाँद पर कदम रखा था। मेरा दूसरा प्रश्न, किस महाद्वीप को डार्क महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? क्या आप गंगापन जी, अपने गंगापन जी, क्या आप अपना माइक ऑफ रखेंगे? किस महाद्वीप को डार्क महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? क्या आप अपना प्रश्न दोहरा सकते हैं? जी हाँ, किस महाद्वीप को डार्क महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? जी, इसका उत्तर है अफ्रीका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने सामान्य ज्ञान के बहुत ही सुंदर प्रश्न हमारे सामने रखे। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हमारे कार्यक्रम के अगले छूटे हुए प्रतिभागी कुमारी दर्शिका, जो कक्षा 6 की छात्रा है, राजकीय जूनियर हाई स्कूल चिताड़ अल्मोड़ा से हैं। क्या आप यहाँ उपस्थित हैं बहन? कुमारी दर्शिका, कक्षा 6। शायद किसी कारणवश वो उपस्थित नहीं है। तो अब मैं हमारे अगले छूटे हुए प्रतिभागी और अंतिम प्रतिभागी श्री सुरेंद्र चौधरी, जो कक्षा 6 के छात्रा हैं, तो क्या आप यहाँ उपस्थित हैं सुरेंद्र जी? शायद वो भी कार्यक्रम में किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाए हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी को, जो हमेशा अपनी मधुर टिप्पणियों से हमारा उत्साहवर्धन करते हैं और रोज जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे बाल पीढ़ी के इस कार्यक्रम पर जुड़ते हैं। सर, आपका इस पटल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी चिन्मयी दीदी, बहुत बधाइयाँ आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने आज के कार्यक्रम का जो संचालन किया और आपने जो प्रश्न पूछे, तो संचालन के लिए आपको बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं। और आपने जो प्रश्न रखे हैं उसके लिए हम टोकरी भर के आपको आशीर्वाद और स्नेह प्रेषित करते हैं। बहुत सारी। धन्यवाद सर। बाल प्रहरी मंच पर सामान्य ज्ञान कार्यशाला, जो कि बाल प्रहरी का 918वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर मनिका शैकिया जी, जो बालिका महाविद्यालय नौगांव असम से वरिष्ठ प्राध्यापक हैं। आपका बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर विराजित नीलाक्षी कॉलोनी दीदी, टनकपुर चंपावत से, आपका भी बहुत अभिनंदन है। अध्यक्षता करने वाले बड़ी दीदी उर्मिला जेठा दीदी, जो लोहार चौरा बागेश्वर से हैं, कक्षा 8 की विद्यार्थी, आपका भी बहुत अभिनंदन है। आपने चैट बॉक्स पे जैसा कहा है कि आप प्रथम बार जुड़ी और आपने अध्यक्षता करके अपनी बात को रखी, तो आपको एक बार पुनः बधाइयां देते हैं। और संचालन कला कौशल में सुंदर आभा बिखेर रही कुमारी चिन्मयी शर्मा दीदी, जो शंकर देव विद्या निकेतन पूर्णी गोदाम असम से कक्षा 8 की विद्यार्थी, आपको एक बार पुनः हम स्नेह प्रेषित करते हैं। प्रतिभा करने वाले दोस्तों में हर्षित चंद्र पाठक भैया, नव्या दीदी अल्मोड़ा से, निशा दीदी बागेश्वर से, अपेक्षा राज दीदी द्वाराहाट अल्मोड़ा से, डिम्पल दीदी कक्षा 6 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बेनी वालों की ढाणी राजस्थान से, राशि बुटोला दीदी कक्षा 8 राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा बागेश्वर से, जिया पंत दीदी रंगोली हाट पिथौरागढ़ से, अहम कुमार भैया बड़वानी मध्य प्रदेश से, दर्शिका दीदी चिताड़ अल्मोड़ा से कक्षा 6 और सुरेंद्र चौधरी भैया बेनी वालों की ढाणी राजस्थान से। जो दोस्त अभी जुड़ नहीं पाए हैं,
या प्रतीक्षा में हैं तो हम उनके लिए भी इंतजार कर रहे हैं। आप भी आकर मंच पर अपने सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को साझा करेंगे। आपको हम स्वागत की बेला में हम खड़े हुए हैं आपके लिए। बाल प्रहरी मंच पर जो सामान्य ज्ञान कार्यशाला है उसमें आदरणीय आकाश सारस्वत सर एक बहुत महत्वपूर्ण बात रेखांकित करते हैं कि इस तरह की जो कार्यशाला है, इस कार्यशाला का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वो अनेक बार इस बात का उल्लेख कर चुके हैं कि जो सामान्य ज्ञान होता है उसका प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। उसके अलावा आप समाज में कहीं पे जाते हैं, आप अपने विद्यालय में किसी कार्यक्रम में होते हैं, आप अपने दोस्तों के बीच में होते हैं, आप कहीं भी होते हैं और यदि आपका सामान्य ज्ञान और जनरल अवेयरनेस का जो हिस्सा है वो यदि अच्छा है तो आप वहाँ पे अपनी बात को और दूसरों की बात में अपनी बात को साझा करने का एक कला कौशल हासिल कर लेते हैं। और जिनके पास में सामान्य ज्ञान, छोटी-छोटी बातों की जानकारी नहीं होती है, वो 4-6 लोगों के बीच में भी बूबक बने खड़े रहते हैं। वो कोई जवाब सवाल उनके पास में नहीं होता क्योंकि उन्होंने ना तो कुछ पढ़ा होता है, ना सुना होता है, ना किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया होता है। तो वो केवल एक दर्शक की भांति वहाँ खड़े होते क्योंकि उनको वो यदि स्तर नहीं तो वो जो वहाँ पे विषय चल रहा है, जो विमर्श हो रहा होता है, वो भी समझ में नहीं आता है। तो सामान्य ज्ञान कार्यशाला अपने आप में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। आदरणीय श्याम पांडे सर ने भी इस बात प्रश्नों प्राकृतिक प्रकाशन होते हैं उनसे आप उन उत्तरों की जांच करें कि वास्तव में जो सामान्य ज्ञान पूछा गया था उसका सही जवाब या जो विश्वसनीय जवाब है वो क्या था। तो वो होता है, कई बार हम गूगल से प्रश्न उठाते हैं जो प्रश्न होता है उसका स्वरूप क्या है हमें नहीं मालूम होता है और हम उत्तर जो उसमें दिया रहता है उसको भी सही मान लेते हैं। तो यदि कोई प्रश्न है या सब तो वो बड़ा किस संदर्भ में, जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा है या क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है या आर्थिक उसका जो अमाउंट उसको मिल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जा रहा है वो बड़ा है। तो ये बहुत सारे संदर्भ होते हैं। या हमने मान लीजिए प्रश्न किया कि ताजमहल कहाँ स्थित है, तो ताजमहल कहाँ स्थित है ये कोई ऑथेंटिक प्रश्न नहीं होगा। ताजमहल कहाँ स्थित है तो इसके बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। ताजमहल एशिया में स्थित है, ताजमहल भारत में स्थित है, ताजमहल उत्तर प्रदेश में स्थित है, ताजमहल नदी के किनारे स्थित है, ताजमहल यमुना के किनारे स्थित है। तो जवाब अनेक हो सकते हैं। तो जो प्रश्न का जो स्वरूप होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सामान्य ज्ञान कार्यशाला में जब आप प्रश्न लेके आते हैं तो उनके हमने प्रश्न कहाँ से उठाया है, एक हमारे पास में नोट होना चाहिए कि यदि कल कोई पूछता है हमसे कि भाई ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न की ऑथेंटिसिटी क्या है? गूगल में कोई प्रश्न दिया और उसका उत्तर उसके नीचे दिया है तो वास्तव में वो सही है कि नहीं है? तो हमारे पास उसके लिए गूगल में संदर्भ पुस्तिकाएँ भी डली होती हैं। जिस पुस्तिका से जिस राइटर ने उसका प्रश्न तैयार किया, उसका जवाब खोजा है, वो महत्वपूर्ण बन जाता है। तो सामान्य ज्ञान की कार्यशाला में हम अपनी जब तैयारी करते हैं, हम जो प्रश्न एकत्र करते हैं, तो वो प्रश्नों को हमें कहाँ से उठाना है, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। अब आप देखेंगे कि आपके पास में कोई भी टेक्स्ट बुक है। मान लीजिए कि आज का जो दिन है वो विशिष्ट दिन है। और ये दिन जो है इस मायने में विशिष्ट बन जाता है कि विश्व के जाने-माने जो साहित्यकार, रचनाकार हैं, वो
जो है आज के दिन उनका जन्म यदि हुआ है तो वो उत्तराखंड के एक स्थान से हैं। और यदि मैं प्रश्न को खोलूं तो सुमित्रा नंदन पंत का संबंध उस स्थान से होता है। तो हम एक किताब के अंदर से एक कंटेंट उठा के उसके बहुत सारे प्रश्न बना सकते हैं और वो भी हमारे लिए सामान्य ज्ञान के प्रश्न होते हैं। प्रश्न के जो क्षेत्र होते हैं सामान्य ज्ञान में, अनेक बार इस पे बहुत सारे विद्वानों ने बात रखी है। जैसा आदरणीय श्यामपल पांडे सर ने कहा कि जैसे रुपए से संबंधित प्रश्न है तो अर्थशास्त्र का हो जाता है, या बैंक की स्वदेशी बैंक की सबसे प्राचीन स्वदेशी बैंक भारत का कौन सा है, उसकी स्थापना कब हुई, तो वो भी वित्त क्षेत्र से संबंधित अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न हो जाता है। या चांद पे सबसे पहले कौन सा प्राणी गया, तो वो दो क्षेत्रों को लेकर चलता है। एक तो वो खगोल विज्ञान को भी लेके जाता है कि क्षेत्र में लेके जाता है, और दूसरा जो प्राणी शास्त्र के बारे में भी उससे जुड़े हुए प्रश्न हो सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में प्रश्नों को हम विभाजित करते हैं। और अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें एक बात और कहती है कि आज का जो दौर है, ये दौर केवल एक विषय या एक ही दिशा में तैयारी करने का दौर नहीं है। अब आपको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की तरफ आगे बढ़ना है। आपको बहु विषयक अंतर विषयक ज्ञान की तरफ आगे जाना है। आप कोई भी विषय पढ़ रहे हैं, किसी भी कंटेंट को पढ़ रहे हैं, तो वो कंटेंट का रिलेशन कहाँ-कहाँ पे है, वो भी हमको संबंध उसका देखना आवश्यक है कि यदि हम बाजार में कोई सामान खरीदने जा रहे हैं तो वो सामान का किस-किस क्षेत्र से संबंध है। या हम किसी विज्ञान के विषय को पढ़ रहे हैं तो विज्ञान का जो विषय है वो उस शब्दावली का संबंध किन क्षेत्रों से हो जाता है। तो एक अंतर विषय के अप्रोच की बात आ जाती है। आज का जो दौर है जिसमें साइंस भी आती है, लैंग्वेज भी आती है, मैथ्स भी आती है, आर्ट का हिस्सा भी हो जाता है, तो ये सब चीजें एक साथ साथ में चलती हुई दिखाई देती हैं। तो ये नया दौर आजकल चालू हो गया है कि आपको हर विषय का नॉलेज होना चाहिए। सामान्य ज्ञान की कार्यशाला में हम जब यहाँ पे इस पटल पे आपके प्रश्नों को देखते हैं तो हमें बहुत सारा क्षेत्र दिखाई देता है और उसमें से हमारे काम की चीजें हम समय समय पे रिपीट करें, ध्यान दें, तो हम आगे पहुंच सकते हैं। मैं एक बार पुनः आपकी आज की कार्यशाला में जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के लिए आपको ढेर सारी बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और मेरे सामने अभी एक प्रश्न आया हुआ है जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में और भाषा से जुड़ा हुआ भी प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अभी जो कुल प्रचलित भाषाओं को जिनको शामिल किया गया उनकी संख्या कितनी है। आप इसको अभी लेटेस्ट जो प्रिंटेड नोट होते हैं उस पे भी इन भाषाओं को गिन सकते हैं, इनकी लिपियों को भी देख सकते हैं। और ये भारतीय संविधान में जो कुल भाषाओं की संख्या बताई गई है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। यदि आपके पास में कंटेंट का जवाब है तो आप बता सकते हैं। तो इसका जो सामान्यतः जो जवाब है वो 22 भाषाओं का जिक्र किया जा रहा है और जैसे जैसे दौर बढ़ेगा तो और भाषाएं हमारे देश में बढ़ती जाएंगी। इसके पहले जो है संविधान में जो पुराने आप नोट उठा के देखें तो उसमें शुरुआती दौर में 7 या 8 भाषाओं का और उनकी लिपियों का प्रिंटिंग हुआ करता था, फिर धीरे धीरे बढ़ते गए और अब आप देखेंगे कि जो हमारी भारतीय मुद्रा जो नोट है उसमें इन भाषाओं की जानकारी हमें मिलती है और इनकी लिपियों की भी जानकारी मिलती जाती है। और मूलतः जो हमारे देश में जो केंद्रीय लिपि की बात की जाती है तो देवनागरी लिपि जो है उसके स्वरूप को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है और
जितनी भी भाषाओं की हम लिपियां देखते हैं भारत में, उसमें यदि दक्षिणार्थी जो लिपियां हैं उनको हम थोड़ा सा बारीकी से देखें तो उसमें कुछ अंतर दिखाई देगा। इसमें तेलुगु जो लिपि है, इसके इतर जो दूसरी जो भाषाएं हैं, मराठी है, गुजराती है, ये जो भाषाएं हैं इनमें देवनागरी लिपि और इसके स्वरूप का जिक्र इसमें होता है। तो मैं एक बार पुनः आप सभी दोस्तों को बहुत सारी बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आज के कार्यक्रम में आदरणीय सैकिया जी की उपस्थिति को मैं एक बार पुनः प्रणाम करता हूँ और आपका इस कार्यक्रम में जुड़ना हम सबके लिए उत्साहवर्धन वाली बात होती है। आपके पास बहुत सारी व्यस्तताएं होती हैं। आज की कार्यशाला में जितने अभिभावक जुड़े हुए हैं और प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से योगदान करने वाले, चैट बॉक्स पे अपनी टिप्पणियों के माध्यम से बच्चों को, अभिभावकों को प्रोत्साहित करने वाले सभी साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं और हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले आदरणीय उदय किरोला सर का हार्दिक अभिनंदन, कोटि कोटि वंदन और प्रणाम निवेदित करते हुए मैं देख पा रहा हूं कि आज उदय किरोला सर के कक्ष में जो है वो बिजली चली गई है, वो अंधेरे में बैठे हुए हैं और मोबाइल की लाइट से वो हमें धुंधले-धुंधले दिखाई दे रहे हैं। तो मैं उनकी इस ऋषिवत तपश्चर्या को, बाल ऋषिवत उनका जो दायित्व और कर्तव्य वो अपना मानते हैं, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि कहते हुए मैं बहुत सुंदर सुगढ़ संचालन करने वाली हमारी दोस्त चिन्मयी दीदी को मंच सौंपता हूँ। शुभ रात्रि। चिन्मयी दीदी बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार आपका। शुभ जी रात्रि। सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मधुर टिप्पणियों से आपने बढ़ाया कार्यक्रम की शान। मधुर टिप्पणियों से आपने बढ़ाया कार्यक्रम की शान। आपके अनुपम वचनों से वर्धन हुआ हमारा ज्ञान। आपके अनुपम वचनों से वर्धन हुआ हमारा ज्ञान। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय नेगी सर, आपने सामान्य ज्ञान का विस्तार पूर्वक जानकारी हमें दिया और हमें विभिन्न बातों से हमारा उत्साहवर्धन किया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो इस कार्यशाला के सभी सुधीजनों को एक बार फिर से मेरा प्रणाम देते हुए और सभी प्रतिभागी, अध्यक्ष तथा विशिष्ट अतिथि को समेटकर सभी को मैं अभिनंदन देती हूँ और इसी कड़ी में मैं यह मंच आदरणीय श्री उदय किरोला सर जी को सौंपती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद चिन्मयी जी। अब सुंदर संचालन के लिए आपको बधाई। जैसा कि नेगी सर ने बताया, यहाँ लाइट है। असल में यहाँ 2-3 दिन से शाम के टाइम पर आंधी तूफान आ जा रहा है और उसकी वजह से लाइट नहीं रह रही है। तो एक इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में आप सबका सहयोग रहा। आदरणीय मुख्य अतिथि सैकिया जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, अभी तक बनी हुई हैं। तो एक बार मैं पुनः सभी मित्रों का आभार व्यक्त करते हुए बस यही कहूँगा कि आप सबका स्नेह इस पटल को लगातार मिलते रहेगा। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। बस क्योंकि समय लाइट लैपटॉप की बैटरी भी बिल्कुल और मोबाइल की बैटरी भी खत्म होने वाली है। आज दिन में हम लोग सुमिता नंदन पंत जी के जन्मदिन समारोह में गए थे। तो लेकिन साथ दे दिया मोबाइल ने भी, लैपटॉप ने भी। तो इसी के साथ आप सबको नमस्कार। एक बार पुनः आपका आभार। आप सबका स्नेह बना रहेगा। कल अभिभावक सम्मेलन में आप सब सादर आमंत्रित हैं। नमस्कार और शुभ रात्रि।